हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम दुबे। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन चैप्टर के अधिशोषण समतापी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अधिशोषण के प्रकार, इन सब टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि अधिशोषण समतापी क्या होता है। अधिशोषण समतापी एक प्रकार का समीकरण होता है जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अधिशोष्य की मात्रा का वर्णन विभिन्न समीकरणों द्वारा किया जाता है जो अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अधिशोषण समतापी को एक चित्र की सहायता से समझ लेते हैं कि यह अधिशोषण समतापी होता क्या है। जैसा कि टॉपिक में दिए गए नाम से ही पता चलता है कि यह समतापी है, अर्थात इस प्रक्रिया में ताप सदैव समान रहेगा, अर्थात स्थिर रहेगा। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो अधिशोषक है वह ठोस है और अधिशोष्य का काम एक गैस के रूप में किया जा रहा है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो गैस है वह ठोस पर आकर के चिपक रहा है, अर्थात अधिशोषित हो रहा है। तो गैस अपने आप आकर ठोस से तो चिपकेगा नहीं। ठोस पर गैस को चिपकाने के लिए हम गैस पर एक दाब लगाते हैं जिसके द्वारा ठोस पर गैस आकर के चिपकता है, जबकि गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ताप सदैव स्थिर रखा जाता है। तो इस प्रकार स्थिर ताप पर ताप समान होना चाहिए। अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच होने वाले अधिशोषण को अधिशोषण समतापी कहा जाता है। इस अधिशोषण समतापी को सदैव एक गणितीय सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो गणितीय सूत्र फ्रैंडलिक द्वारा दिया गया है। अधिशोषण समतापी में ताप सदैव स्थिर रहता है किंतु दाब सदैव परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि सभी गैसें एक जैसे दाब पर ही सभी ठोसों से नहीं चिपक सकती, अर्थात अधिशोषण नहीं कर सकती हैं। इसलिए ठोस और गैस के मध्य दाब सदैव परिवर्तित होता रहता है। अधिशोषण समतापी के लिए एक समीकरण फ्रैंडलिक ने दिया था जिसे हम फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। फ्रैंडलिक ने अधिशोषण समतापी के लिए अपना समीकरण सन 1909 ईस्वी में दिया था, जिसके द्वारा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक प्रयोग पर आधारित संबंध दिया था। तो चलिए फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी को सूत्र की सहायता से समझ लेते हैं। जहाँ x उस गैस की मात्रा है जो आकर अधिशोषित होती है और m उस ठोस का द्रव्यमान है जिस पर गैस आकर के अधिशोषित होती है और p वह दाब है जिस दाब के द्वारा गैस ठोस पर अधिशोषित होती है और n एक नियतांक है। इस प्रकार फ्रैंडलिक ने बताया कि गैस की मात्रा और ठोस के द्रव्यमान का अनुपात सदैव उस दाब के 1/nवें घात के अनुक्रमानुपाती होता है जो अधिशोषण के लिए आवश्यक होती है। जब हम इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, इसकी जगह पर इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, तो एक नियतांक आता है जिसे हम यहाँ पर k के द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। इस समीकरण को फ्रैंडलिक का अधिशोषण समतापी कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस प्रक्रिया में ताप स्थिर होता है किंतु दाब भिन्न भिन्न होते हैं और दाब 3 प्रकार के होते हैं: निम्न दाब, मध्यम दाब और उच्च दाब। तो इसके आधार पर यहाँ पर हमें 3 शर्तें प्राप्त होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निम्न दाब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधिशोषण समतापी में फ्रैंडलिक द्वारा बताया गया कि निम्न दाब पर 1/n का मान 1 के बराबर होता है।
अतः यक्स अपान यम इजक्वल टू के पी के पावर 1। और अगर किसी का भी घात 1 हो जाए तो उसका मान सदैव उसी के बराबर हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं कि यक्स अपान यम इजक्वल टू के पी। और अगर के को हटा दिया जाए तो यह सूत्र बन जाता है यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू पी। इसी प्रकार हम मध्यम दाब और उच्च दाब के लिए भी देख लेते हैं। मध्यम दाब के लिए 1/n का मान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यहाँ पर n का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। अतः मध्यम दाब के लिए हमारा सूत्र होता है यक्स अपान यम इजक्वल टू के पी के पावर 1/n। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु उच्च दाब की। उच्च दाब के लिए 1/n का मान 0 के बराबर होता है। अतः यक्स अपान यम इजक्वल टू के इंटू पी के पावर 0। अगर किसी भी राशि के घात पर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। अतः यक्स अपान यम इजक्वल टू के या यक्स अपान यम इजक्वल टू नियतांक, क्योंकि के यहाँ पर एक नियतांक है। अतः हम कह सकते हैं कि यक्स अपान यम इजक्वल टू के अथवा यक्स अपान यम इजक्वल टू नियतांक। तो इस तरीके से हम इस सूत्र को तीनों दाबों के लिए लिख सकते हैं। फ्रेंडलिक ने इन तीनों दाबों के आधार पर एक समतापी वक्र भी बनाया था। तो चलिए हम लोग भी इन दाबों के आधार पर फ्रेंडलिक द्वारा निर्मित अधिशोषण समतापी वक्र खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक बार तीनों दाबों के लिए आवश्यक शर्तें लिखी हैं, जिसमें बताया गया था कि निम्न दाब के लिए यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू पी और मध्यम दाब के लिए यक्स अपान यम इजक्वल टू के इंटू पी के पावर 1/n और उच्च दाब के लिए यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू नियतांक। तो चलिए इसी के आधार पर हम फ्रेंडलिक का समतापी वक्र खींच लेते हैं, जो इस प्रकार से खींचा जाता है। यहाँ पर हम एक ग्राफ खींच लेते हैं जिसके यक्स अक्ष पर दाब को रखते हैं और वाई अक्ष पर यक्स अपान यम को रखते हैं। सबसे पहले हम निम्न दाब के लिए एक वक्र खींचते हैं। निम्न दाब में दिखाया गया है कि यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू पी, अर्थात यक्स अपान यम का मान पी के अनुक्रमानुपाती है, जिसके लिए वक्र इस प्रकार से खींचा जाता है। इसके बाद हम इस वक्र को मध्यम दाब के लिए खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, क्योंकि मध्यम दाब में यक्स अपान यम का मान पी के पावर 1/n के बराबर होता है, किंतु उच्च दाब के लिए यक्स अपान यम का मान नियतांक होता है, जिसके लिए ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि P का मान कितना भी बढ़ाया जाए यक्स अपान यम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह निम्न दाब के शर्त द्वारा स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि निम्न दाब के लिए जो शर्त है उसमें दिखाया गया है कि यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू नियतांक, अर्थात यक्स अपान यम का मान नियत होता है, यह P के मान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात P का मान चाहे कितना भी बढ़ाया अथवा घटाया जाए यक्स अपान यम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसे हम एक सीधी रेखा के द्वारा ग्राफ में दर्शाए हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ग्राफ फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। तो ये था हमारा अधिशोषण समतापी। चलिए अब हम इस फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के सूत्र को लघुगणक के रूप में व्यक्त करते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला लॉग के लिए कि log m इंटू n इजक्वल टू होता है log m प्लस log n। उसी सूत्र के आधार पर हम इसे तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है log x अपान m इजक्वल टू log k प्लस log
पी पावर 1/n। अब यहाँ पर हम एक और लघुगणक का सूत्र लगाएंगे जिसके अनुसार होता है log m के पावर n इक्वल टू n log m। अतः log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। और जब हम इस समीकरण की तुलना y बराबर c प्लस एम एक्स से करते हैं जो कि सरल रेखा का समीकरण है, तो हमें प्राप्त होता है y इक्वल टू x/m, c इक्वल टू k, m इक्वल टू 1/n और x इक्वल टू p। और सरल रेखा का समीकरण जब वक्र के रूप में खींचा जाता है तो हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। इसमें होता है एक x अक्ष, एक y अक्ष और एक बिंदु C जहाँ से वक्र को खींचना स्टार्ट होता है। अगर इसी की तुलना के आधार पर हम देखें तो हमारा समतापी वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर y का मान log x/m के बराबर है, x का मान log p के बराबर है और जिस बिंदु C से वक्र खींचना स्टार्ट होता है उसका मान log k के बराबर है। तो इस तरह से हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र को सरल रेखा के वक्र से तुलना करके इस प्रकार खींच सकते हैं। तो यहाँ पर अधिशोषण समतापी टॉपिक समाप्त होता है और अब हम जान लेते हैं कि यह अधिशोषण समतापी विलयन प्रावस्था में कैसे प्राप्त होता है। विलयन प्रावस्था में भी अधिशोषण बिल्कुल फ्रेंडलिक अधिशोषण के समान ही होता है। इसकी घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें गैस के स्थान पर विलयन ले लिया जाता है, अर्थात कोई भी ठोस अगर विलयन में डुबो दिया जाए तो वह विलयन से भी अधिशोषण प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर किसी चॉक को काली स्याही में डुबो दी जाए तो वह चाक काली स्याही के विलयन से काले रंग का अधिशोषण कर लेती है। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम कहते हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, क्योंकि यहाँ पर अधिशोषण की घटना ठोस और गैस के बीच में न होकर बल्कि ठोस और विलयन के मध्य हो रहा है। इसलिए इस अधिशोषण को हम कहते हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। और इसके लिए अधिशोषण समतापी का सूत्र होता है x/m इक्वल टू k c के पावर 1/n। यहाँ पर भी ताप स्थिर रहता है, किंतु यहाँ पर दाब का कोई भी महत्व नहीं होता है। यहाँ पर दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता ली जाती है। यहाँ k और n एक नियतांक है और c अधिशोषण पूर्ण होने के पश्चात सांद्रता है। इस प्रकार अधिशोषण समतापी का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।